आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान तैयार, ईरान की आखिरी वार्निंग ने बढ़ाई नेतन्याहू की टेंशन। संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक को झटका, गैर कानूनी हिस्सों को गिराने पर रोक से कोर्ट का इनकार। वक्फ बिल को लेकर स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, कहा हम चाहते तो पास करा सकते थे कानून। बीजेपी की हिमायत करने पर एआईयूडीएफ का बड़ा कदम, पार्टी के 3 लीडरान को किया गया बर्खास्त। मौलाना अरशद मदनी ने सलमा पर कसा तंज, कहा असम के सीएम का किरदार बदबूदार। महाराष्ट्र में गरजे अकबरुद्दीन ओवैसी, योगी के बयान पर किया पलटवार। जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 बहाल करने की तजवीज मंजूर, बीजेपी मेंबरान ने लगाए 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे। फिजाई आलूदगी से पाकिस्तान बेहाल, मरियम बोली जहरीली हवा नहीं देखती सरहद। ईरान ने एक अरसे तक इजराइल को वार्निंग जारी करके चेताया और खित्ते में बढ़ते जंग के खदशे को कम करने की मुसलसल कोशिश की, लेकिन इजराइल जो अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आया और उसने इन धमकियों और वार्निंगों के बावजूद भी अपनी जालिमाना पॉलिसी को जारी रखा, वो अब किसी भी तरह ईरान के हमले से नहीं बच सकता है। ईरान के हमले का ट्रेलर तो दुनिया ने देख ही लिया और अब ईरान जो हमला करेगा उससे इजराइल को उसका हिमायती अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। ईरान की फाइनल कॉल ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान के हमले की धमकियों ने इजराइल को हिला तो रखा है और खासकर नेतन्याहू की टेंशनें बढ़ा रखी हैं, लेकिन फिर भी इजराइल अपनी अना की खातिर इस जंग को बेवजह जारी रखे हुए है। 1 अक्टूबर को ईरान ने जो हमला किया वो तो सिर्फ शुरुआत थी और वो आगे क्या कुछ करने वाला है उसका ट्रेलर था, लेकिन अब ईरान ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है और इंतजार सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के हुक्म का है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इजराइल को आखिरी बार खबरदार किया कि वो इजराइल के ताज़ा हमले का पूरी ताकत के साथ जरूर जवाब देगा। तेहरान टाइम्स के मुताबिक IRGC के साबिक कमांडर और पार्लियामेंट के दिफाई और कौमी सलामती कमेटी के मौजूदा रुकन कौसरी ने बताया कि हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। कौसरी ने कहा कि इजराइल के ताज़ा मजालिम का जवाब देना हमारा कानूनी हक है, हम यकीनी तौर पर इस हक का इस्तेमाल करेंगे। हालिया दिनों में ही ईरान ने कई बार इजराइल को वार्न किया है। न्यूज वेबसाइट द गार्डियन के मुताबिक इजराइल को खामनेई ने खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि चाहे वो जियोनी हुकूमत हो या अमेरिका, उनको जरूर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसी दिन IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि ईरानी रद्द अमल तमाम तवक्कुआत से बढ़कर होगा। इजराइल का ख्याल है कि वो चंद मिसाइलों को दागकर ताकत के इलाकाई तवाज़ुन को बदल सकता है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है उनकी सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ही गलत हैं। ईरान जो हमला करेगा वो इजराइल की तवक्कुआत से, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होगा। इजराइल को पहले भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई समेत कई लीडरान ने होने वाले हमले के बारे में आगाह किया था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है और ईरान का हमला ही वो हमला होगा जो इजरायली आका की अना के टुकड़े करने के साथ उसके जुर्मों के साथ ही अमेरिका से भी बदला लेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में गैर कानूनी तामीर से जुड़े मामले पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम फरीक को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात गिराने की कार्रवाई रोकने से इनकार करते हुए अब केस की समाअत 11 नवंबर को मुकर्रर कर दी है। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने गैर कानूनी तामीरात गिराने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन यहां काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। दरअसल संजौली मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को गिराने से मुताल्लिक हुक्म इम्तनाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पर आज समाअत हुई है। मुस्लिम वेलफेयर कमेटियों की जानिब से म्युनिसिपल कोर्ट के हुक्म पर स्टे लगाने का मुतालबा किया गया था और इस पर दरख्वास्त दायर की गई है। हालांकि दरख्वास्त दायर करने में मस्जिद कमेटी का कोई किरदार नहीं है। समाअत के दौरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला और दीगर दरख्वास्त गुजारों से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जवाब तलब किया गया। अदालत ने कहा है कि वो अब तमाम कागजात देखेगी और अगली सुनवाई 11 नवंबर को करेगी। साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल पर आवाम की राय के लिए कमेटी बनाई गई है, हम चाहते तो उसे बिना किसी राय के पास कर सकते थे। बताते चलें कि बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हर सियासी राय को सुना जा सके और बड़े पैमाने पर शहरी अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में वक्फ तरमीमी बिल के तारुफ पर बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि उस दिन हमें ऐवान में सभी की मंजूरी हासिल थी और ताकत भी काफ़ी थी, लेकिन फिर भी हमने मुश्तरका कमेटी के लिए इस पर गौर किया ताकि हर सियासी नुक्ता नज़र और आम शहरी JPC के सामने अपनी राय पेश कर सके।
بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ وہ چیزیں مسلط نہ کریں بلکہ ہر نقطۂ نظر کے لیے زیادہ جامع ماحول پیدا کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کچھ ممکن ہے۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ یعنی کہ AIUDF رہنماؤں کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے جب انہوں نے اسم کے گوہاٹی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں بی جے پی امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا۔ بتاتے چلیں کہ پہلے دن اپوزیشن کے 3 رہنماؤں صدام حسین، محفوظ الاسلام اور صادق الرحمان نے AIUDF کے سربراہ بدرالدین اجمل کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے سماگوری اسمبلی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار ڈیپلو رنجن سرما کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اسم کے صدام حسین اور دیگر رہنماؤں نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم کانگریس کے امیدوار تنزیل حسین کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ان کے والد رقیب الحسین نے دھوبری حلقے سے ہمارے سربراہ بدرالدین اجمل کے خلاف لوک سبھا کا الیکشن لڑا تھا۔ یہ دھوکہ دہی ہے، اس لیے ہم سماگوری میں کانگریس امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کھل کر بی جے پی امیدوار ڈبلو رنجن شرما کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد AIUDF نے تینوں کو پارٹی سے برخاست کر دیا ہے۔ بدرالدین اجمل نے کہا کہ انہوں نے سماگوری اسمبلی سیٹ سے اپنے بھتیجے تنزیل حسین کی مدد کے لیے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھوبری میں میرے رقیب الحسین سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ان کے بیٹے سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کا اسم کے CM ہمنتا بسوا سرما کو لے کر بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسم کے CM کا کردار بدبودار ہے، مسلمان کی بربادی کے بنا ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے اور کیا کچھ کہا، سنیے۔ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، بغیر مسلمان کی بربادی کے کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انصر کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں AIMIM کے MLA اکبر الدین اویسی نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے PM نریندر مودی اور اتر پردیش کے CM یوگی آدتیہ ناتھ کو اپنا دشمن بتایا ہے۔ شہروں کے نام بدلنے کو ہدف بناتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے سوال کیا کہ کیا نام بدلنے سے روزی ملے گی؟ کیا نام بدلنے سے کسانوں کی خودکشی رک جائے گی؟ کیا نام بدلنے سے پانی کی پیاس بجھ جائے گی؟ کیا نام بدلنے سے بیمار کو دوا ملے گی؟ انہوں نے مزید لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ میں مودی یوگی کا دشمن ہوں۔ یہی نہیں، اسی بیان میں اکبر الدین اویسی نے مزید کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر آپ تقسیم کریں گے تو آپ تقسیم ہو جائیں گے۔ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ موب لنچنگ کے نام پر، گائے کے گوشت کے نام پر، وطن واپسی کے نام پر، لوگوں کے نام کے نام پر، سر پر ٹوپی باندھنے کے نام پر، داڑھی کے نام پر جو نفرت کاٹ رہے ہو، کیا یہ ہندوستان کو کمزور نہیں کر رہا ہے؟ اگر آپ ہندو مسلم کو لڑاتے ہیں تو کیا اس سے ملک کمزور نہیں ہو رہا ہے؟ یوگی نے کہا کہ ذات پات پر مبنی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ ہندوستان میں اگر کوئی ظلم کا شکار ہے تو وہ مسلمان اور دلت لوگ ہیں۔ یہ ملک تلک اور پگڑی پہننے والے کا اتنا ہی ہے جتنا داڑھی رکھنے والے اور ٹوپی پہننے والے کا ہے۔ دوسری طرف اکبر الدین اویسی نے اورنگ آباد میں ایک عوامی ریلی کے دوران کانگریس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بتا دیں کہ تلنگانہ، کرناٹک، ہریانہ اور مودی کے وعدوں کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے مہاراشٹر کے سرکردہ لیڈروں کو چیلنج کیا اور پوچھا کہ کیا شرد پوار، اجیت پوار، ادھو ٹھاکرے اور ایکناتھ شندے انتخابات کے بعد اپنی وفاداری کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کے تیسرے دن آرٹیکل 370 کی بحالی کی تجویز پاس ہو گئی ہے۔ بی جے پی ممبران کی مخالفت کے بیچ ڈپٹی CM سریندر کمار چودھری نے اس تجویز کو اسمبلی میں پیش کیا جسے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حمایت ملی۔ جموں کشمیر اسمبلی نے UT کی ریاستی درجہ بحالی کی قرارداد منظور کر دی ہے، ساتھ ہی آرٹیکل 370 کو بحال کرنے کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے۔ حالانکہ بی جے پی ممبران اسمبلی نے اس کی مخالفت کی اور تجویز کی کاپیاں پھاڑ دی ہیں۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ اسپیکر نے وزراء کی میٹنگ بلائی اور قرارداد کا
मसौदा खुद तैयार कर लिया, यानी कि उसका ड्राफ्ट खुद से तैयार कर लिया है। इसके बाद एमएलए बेंच पर चढ़ गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा आरई के बाईस ऐवान की कार्रवाई जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है। बीजेपी सदर सत शर्मा की क़यादत में पार्टी कारकुनान पार्टी दफ्तर में जमा हुए और जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के पुतले भी जलाए। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी असेंबली आर्टिकल 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने मंशूर में मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का वादा किया था। आर्टिकल 370 को बहाल करने का भी उन्होंने वादा किया था। असेंबली के स्पीकर ने शोर शराबे के दरमियान ये करारदाद मंजूर कर ली है। इसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर नामा निगारों से कहा कि असेंबली ने अपना काम कर लिया है, बस इतना ही कहूँगा। जम्मू कश्मीर असेंबली ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने और 370 की बहाली की करारदाद मंजूर की है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि असेंबली ने अपना काम कर दिया है। वहीं बीजेपी मेंबरान ने इस तजवीज़ की जमकर मुखालफत की है। अब इसी मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चों को ना इंडस्ट्री में नौकरियां मिल रही हैं, ना हमारे बच्चों को प्रोजेक्टों में रोजगार मिल रहा है। ये बाहर के लोग आ रहे हैं, तो अगर जो कुछ है यहाँ का सरमाया वो हमारा है, तो लेके कौन जा रहा है? बाहर के लोग। तो इसलिए हम कहते हैं हमें स्पेशल स्टेटस दिया। हमने कहीं कोई गलत नहीं कहा। जम्मू कश्मीर असेंबली में रेजोल्यूशन लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस या अन्य पार्टी के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलने के बराबर है। जब वो एक फैमिली के लिए लाभदायक हो सकता है, जम्मू कश्मीर की अवाम के लाभदायक नहीं हो सकता, उसको फ़ायदा इसका नहीं हो सकता। बीजेपी वालों को कोई रोल का कोई एहसास नहीं है, रोल के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जिस तरह वो हाउस में टेबल पे चढ़े, शोर शराबा किया। ठीक है, आपको अपनी बात बोलनी है, अपनी सीट पे जाके अपनी बात जो है वो आप बता सकते हो, ये जमहूरी आपका हक है। लेकिन जिस तरह आप ये करते हो, गुंडागर्दी, कागज़ फाड़ते हो, फिर टेबलों पे चढ़ते हो, सेक्रेटरी के कुर्सी पे बैठते हो, वो रूल्स में अलाउड नहीं है। होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी हैं, ऐसे समय में उनको पता है कि 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कोशिश की है। जब हम लोग सत्ता में थे, ऐसे समय में भी इन लोगों ने वहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की थी। आज ही वैसा माहौल जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास की शुरुआत रिवायती तरीके से सदर के खिताब से शुरू होगी। बता दें कि ये सेशन काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस सेशन में वक्फ तरमीमी बिल को पास किया जा सकता है। अपोजिशन के जारिहाना रवैये के पेश नज़र आइंदा सरमाई इजलास काफ़ी हंगामा खेज होने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को काबीना ने मंजूर कर दिया है। अब सर्दियों में बिल पास करने पर जोर दिया जाएगा और सरमाई इजलास में इस बिल पर बहस होगी। सेशन के दौरान बहुत से बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन सबकी नज़रें वक्फ बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर रहेंगी। वक्फ बिल पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी शदीद कशमकश के दरमियान मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट तैयार करने में मसरूफ़ है। साथ ही वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर चीन के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देंगे। साथ ही सेशन में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का बिल भी पेश किए जाने के इम्कानात हैं। योगी हुकूमत की पहचान बन चुका बुलडोजर अब जम्मू कश्मीर में चलाए जाने के लिए तैयार है। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को खबरदार किया है कि अगर किसी ने दहशतगर्दों को पनाह देने की कोशिश की तो उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एलजी ने लोगों से दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर मकामी अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया अगर एक हो जाए तो साल भर में जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है। एलजी मनोज सिन्हा ने बारामूला में मुनक्किद एक प्रोग्राम में कहा है कि मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया है कि वो किसी भी बेगुनाह को नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई दहशतगर्दों को पनाह देता है तो उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि दहशतगर्दों को पनाह देने वालों पर जुल्म हो रहे हैं। ये जुल्म नहीं है बल्कि इंसाफ है और ऐसा इंसाफ यूं ही जारी रहेगा। भारत में फिजाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आए दिन AQI में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात तो भारत के मुकाबले 4 गुना ज्यादा खराब हो गए हैं।
लाहौर शहर की हवा इंतहाई जहरीली हो चुकी है। सूरत हाल को देखकर ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में लाहौर में स्मॉग में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस स्मॉग की वजह से मकामी लोगों को सेहत के शदीद मसाइल का सामना है। बच्चों और बूढ़ों की भी बड़ी तादाद अस्पताल में दाखिल हो रही है। लाहौर का AQI 1173 तक पहुँच गया है। वहीं लाहौर में आलूदगी के बायस सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि वहाँ के तमाम प्राइमरी स्कूलों को 9 तारीख तक के लिए बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसके अलावा निजी दफातर से कहा गया है कि वो अपने 50% मुलाजमीन को घर से काम करने को कहें। लाहौर में शदीद स्मॉग के पेश नज़र ग्रीन लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक बार फिर यह मामला उठाया है। मरियम ने कहा कि ये सही वक्त है जब भारत और पाकिस्तान खास तौर पर सरहद के दोनों जानिब पंजाब हुकूमत को स्मॉग के मामले में मुश्तरका लाहिया अमल तैयार करना चाहिए। मरियम का साफ मतलब ये था कि हमें इस मसले से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की आलूदगी का दुनिया भर में चर्चा हो रहा है क्योंकि AQI 1900 तक पहुंच गया है। वहीं अब इस मामले पर पाकिस्तानी वजारत एक खत लिखकर हिंदुस्तानी वजारत को भेजेगी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।